हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स की। तो हमारे पास दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिक्स या रैंडम। फिक्स इफ़ेक्ट में बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि सारी स्टडी हमारी लगभग एक ही डोमेन से है, एक ही मेथड था हमने जो यूज़ किया, तो इसीलिए उन सब के अंदर एक ही इफ़ेक्ट साइज है। और जो भी आपको लगे कि भाई ये तो सेम नहीं है, वो बिकॉज ऑफ सैम्पल वेरिएशंस है। एक एग्जांपल देखिए, एक हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर मेडिसिन को दिया जाता है और उसका इफेक्ट नोट किया जाता है। अब वही स्टडी कई बार कंडक्ट करवाई जाती है अलग अलग टाइम पीरियड पे, तो स्टडी भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, मेडिसिन भी सेम है, तो उसका जो इफेक्ट आएगा तो हम मान के चलेंगे इसमें जो वेरिएशन तो सिर्फ सिंपल सैम्पलिंग के कारण है, अदरवाइज तो सारी सेम ही है। एक तरह का अजम्पशन है ये। तो यहाँ पे फिक्स इफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारा पर्पज होता है जनरलाइजेशन नहीं करना, कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है, डिसीजन लेना है कि भाई इसको हम यूज करें या ना करें इस मेडिसिन को। यहाँ पे तो यूज होता है हमारा फिक्स इफेक्ट। रैंडम इफेक्ट इससे थोड़ा हटके है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो ट्रू इफेक्ट है वो हमारा स्टडी टू स्टडी वेरिएट करता है। पहले तो मैं आपको एक बार बताऊं इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ। देखिए, दो वेरिएबल के रिलेशन को हम इफेक्ट बोल रहे हैं, चाहे आप इसको कोरिलेशन के टर्म्स में ले लीजिए या टी के टर्म्स में डिफरेंस ले लीजिए या एसोसिएशन ले लीजिए। अपनी सभी वर्कशॉप में मैं बताता हूँ इन तीनों का फर्क क्या है, और ये मैंने बाईवेरिएट एनालिसिस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ इनको डिफाइन किया है। ये जो तीन वर्ड हैं, रिलेशन, डिफरेंस और एसोसिएशन, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? ये तीनों ही इफेक्ट को डिपिक्ट करते हैं। वो इफेक्ट अगर हम ये मान के चलें स्टडीज़ में अलग है, क्योंकि हर स्टडी अलग है और स्टडी के अंदर हो सकता है कि सबके अंदर अलग अलग इफेक्ट हो। तो इसका मतलब हम मानते हैं कि अदर देन सैम्पलिंग वेरिएशन यहाँ एक और भी चीज़ है, वो है कि यहाँ पर बिटवीन स्टडी भी वेरिएशंस है। अगर हम ये मान के चलें, इसको बोलते हैं रैंडम इफेक्ट। इसका पर्पज होता है जनरलाइजेशन करना। रियल लाइफ में हम हमेशा रैंडम इफेक्ट को ही यूज करते हैं। इवन जो मेटा एसेंशियल का ट्यूटोरियल है वो भी यही बोलता है। हालांकि जो बोरेनस्टीन, हिगिंस, ये जो ऑथर्स हैं, इनका ये कहना है कि आप पहले से मान के चलें, आप पहले डिसाइड करें फिक्स इफेक्ट क्या है या रैंडम इफेक्ट क्या है, क्या आपका कंटेक्स्ट क्या है। लेकिन इनमें एक एक्चुअल देखने का तरीका, इन प्रैक्टिकल हम बोलते हैं कि होमोजेनिटी को देखिए। अगर होमोजेनिटी है तब हम यूज करते हैं फिक्स इफेक्ट, नहीं है तो रैंडम इफेक्ट। पर जो बोरेनस्टीन और हिगिंस हैं, इन्होंने कई जगह अपनी बुक में बार बार बोला है कि ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले से देखिए आपकी स्टडी क्या है, कंटेक्स्ट क्या है। अगर एग्जैक्टली सेम है तो ठीक है, एवरी रीजन टू से कि भाई हम तो फिक्स इफेक्ट पे जाएंगे, वेरिएशन क्यों होगा, माइनर सा है वो तो सैम्पलिंग एरर के कारण वेरिएशन है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, कोई स्टडी मेरी सेल्समैन के ऊपर है, कोई स्टडी मेरी पॉलिटिकल स्फीयर में है, कभी मैंने मेडिसिन पे काम किया, कभी और फील्ड में, वेरिएबल तो आपके वो दो ही हैं पर बहुत अलग अलग फील्ड में, तो बिल्कुल सही है ये मानना कि स्टडीज बिटवीन स्टडी वेरिएशन भी पॉसिबल है, तब हम रैंडम इफेक्ट यूज करते हैं। ओके, होता क्या है इनसे जो स्टडी का वेट हम निकालते हैं ना फ्रेंड्स, वो डिफर करता है फिक्स्ड इफेक्ट में, रैंडम इफेक्ट में। तो इसको हम एक बारी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बाईवेरिएट का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर अपने पास दो वेरिएबल हैं और दोनों ही नॉन मीट्रिक हैं, नॉन मीट्रिक मतलब जैसे मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस जो है गुड और बैड है, सेक्टर है पब्लिक है प्राइवेट, तो 2x2 टेबल बन गई ना ये, इसको बाइनरी डाटा बोलेंगे हम दोनों को, ऐसा हो सकता है। सेकेंडली आप बोल सकते हैं कि नहीं, हम ये देखना चाहते हैं नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट स्टडी और उसका इफेक्ट मार्क्स के ऊपर। अब नंबर ऑफ आवर्स तो कंटिन्यूस है और मार्क्स भी कंटिन्यूस है, वहां कोरिलेशन लगता है। और अगर मैं कहूँ मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस है हमारा, दूसरा नॉन मीट्रिक है। दोनों नॉन मीट्रिक बाइनरी, दोनों मीट्रिक कोरिलेशन, एक मीट्रिक एक नॉन मीट्रिक कंटिन्यूस में हम आ रहे हैं। इन सब के आप कैसा भी स्टडी, जो आप स्टडीज को इकट्ठी करेंगे एसएलआर से, तो वहां पे आपकी स्टडी कैसी भी हो, उनको हम अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देंगे एक कॉमन यूनिट बनाने के लिए। अगर बाइनरी है तो हम लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो निकालते हैं या रिस्क रेशियो भी निकालते हैं। कोरिलेशन है तो इसका हम कन्वर्ट कर देते हैं फिशर जेड के अंदर। अगर आपने टी टेस्ट अनोवा लिया है तो हम उसको स्टैंडर्डाइज मीन डिफरेंस पे निकाल देते हैं।
कुछ तो मीन डिफरेंस होता है, और अगर आपके स्केल आप बोलें कि नहीं लिकट स्केल था, कोई 5 पॉइंट था, कोई 7 पॉइंट था, तो वहाँ स्टैंडर्डाइज भी निकालते हैं, कोहन्स डी, या वहाँ पे हेज का जी भी निकलता है। तो ये हमारा, यानी आपको कंप्यूट नहीं करना है, ये सारा सॉफ्टवेयर कर देगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको अब एक मैनुअल कैलकुलेशन दिखाता हूँ करके। अगर हम कोरिलेशन पे करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा फिशर के जेड में कन्वर्ट करना। तो मैं यहाँ पे मैंने एक स्टडी ली है, ये डाटा ये एग्जैक्टली वही है जो बोरनस्टीन की बुक से है। सर्टनली उनका नाम ABC नहीं है, कुछ और ऑथर्स के नाम है, पर ये 6 का डाटा मैंने लिया है ताकि एक बार कैलकुलेशन हम क्रॉस चेक कर सकें, और इसको हम कई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके देखेंगे। अभी मैं मैनुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये आपको आना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप एक बार कंप्यूटेशन स्टेप देखते हैं तो बैक एंड पे क्या चल रहा है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, R है, N है। ये कहाँ से आया? ये हमने प्रीवियस स्टडी से निकाल लिया, इकट्ठा कर लिया डाटा। मैं आपको कुछ पेपर भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस स्टडीज़ को पढ़ के हम कैसे R और N इकट्ठा करते हैं। अभी आप मान लेते हैं कि स्टडी है, R है और N है, ये 3 चीज़ मैंने इकट्ठी कर ली। मैंने 6 स्टडी ली है यहाँ पे। R को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ एक फार्मूला है Z का, 0.5 इंटू ln नेचुरल लॉग 1 + R 1 - R। मैंने ये फार्मूला लगाया, R का तो ये बन गया, और जो N है इसका मैंने किया N-3, ये वेट बन गया। अब वेट से अब आप एक चीज़ देखिए, जिसका जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा उसका वेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये हो गया टोटल, और परसेंटेज निकाल दिया, यानी 61% वेटेज तो अकेली इस स्टडी का है जिसका 400 का सैंपल है। ऑब्वियसली 647 टोटल है जो हमारा सैंपल, उसमें से 400 तो इसी का है, 61 आ गया। ओके, अभी इस वेट के बेस पे वेट आ गया हमारे पास इसको इफेक्ट साइज बोल रहे हैं, जो हमने R को Z में कन्वर्ट कर दिया, Y इंटू W, तो WY निकाल दिया। ये WY² W ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कंप्यूटेशंस स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालते हुए करते हैं। तो WY से मल्टीप्लाई किया, WY² W²। वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन का मैंने यहाँ फार्मूला लगाया है, समेशन WY डिवाइडेड बाय समेशन W, ये बन गया वेटेड मीन हर एक का। यानी मेरी जो यहाँ पर मीन था ये वही है एक्जैक्टली, वेट ही 693 424 एक्सेट्रा, और इनका जो ओवरऑल निकल कर आया दिस समेशन ऑफ WY डिवाइडेड बाय समेशन W, इससे हमारा बन गया 375। ये है वो समरी इफेक्ट जो हम नीचे दिखाते हैं। तो मैं देखूँ एक बार यहाँ पे, शायद कहीं पे मैंने ऑल स्लाइड में मैंने आपको एक समरी इफेक्ट दिखाया था। ये जो है ये आ गया हमारा समरी इफेक्ट निकल कर। ये कैसे निकलता है समरी इफेक्ट? समेशन WY डिवाइडेड बाय समेशन W, राइट। ये हमारा पहली चीज़ निकली। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो वेट है हमारा 1 बाय वेट किया, ये आ गया वेरिएंस हमारा। वेरिएंस का अंडर रूट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर का यूज किया जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। ये एक पुराना फार्मूला है, मीन माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर। 1.96 कहाँ से आया? हम काम करते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, उसके लिए 1.96 है। तो इससे LCL UCL आ गया। ये है 227 827, ये वो चीज़ है जो हमारी यहाँ आ जाएगी, इससे निकालेंगे हम ऐसे, ठीक है। इस पर्टिकुलर चार्ट को मत देखिएगा, आई थिंक इसका डाटा चेंज्ड है, 0.2 है लिया हुआ ना यहाँ पे, तो ये 0.5 है, लेकिन हम ये जो 227 827 ये निकल के आ जाएगा। इस डाटा को भी प्लॉट करके देखेंगे। फिर हमने निकाला Z क्या निकाला? मीन -0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, यानी मीन बाय स्टैंडर्ड एरर, ये Z का फार्मूला है। और हमने चेक किया क्या ये मीन 0 है क्या? तो देखिए ये तो Z की वैल्यू 1.96 होती है। कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। क्या है नल हाइपोथेसिस? कि आपका जो इफेक्ट है वो तो 0 है, तो ये रिजेक्ट हो गया। सिर्फ यहाँ देखिए 0.424 में ऑलमोस्ट बिल्कुल मार्जिन पे 1.96 है। यही चीज़ अगर हम इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल में कन्वर्ट कर दें, ये हमने वापस मीन को वेट में कन्वर्ट कर दिया, और इसका वो रिवर्स फार्मूला लगा दिया मैंने एक्सपोनेंशियल का, और नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट्स हमने बना दी है, राइट। तो ये चीज़ हमारा हो गया फिक्स के अंदर हम जो कंप्यूटेशंस करते हैं। इनके फार्मूले मैंने नीचे लिख दिए हैं। फिक्स में वेट होता है 1 बाय वेरिएंस, और 1 बाय वेट निकालते हैं खाली। रैंडम में ये वाला फार्मूला चेंज हो जाएगा, इससे वेट चेंज हो जाएगा, इससे सारा चेंज हो जाएगा,
राइट। ये हमारे फार्मूले हैं स्टैंडर्ड एरर इसके निकालने के, लोअर लिमिट के, अपर लिमिट के, जेड वैल्यू निकालने के। तो ये सारा हमने किया है जब हमने फिक्स वेट लिया है। तो फिक्स वेट की एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं सारी स्टडी एग्जैक्टली सेम है, तो अगर एक ही डोमेन में एग्जैक्टली सेम काम किया गया है तो आप मुझे बताइए ना, मैं ये 25 का क्यों पढ़ूंगा जब मेरे पास 400 की सैंपल वाली स्टडी है। तो देखिए इसका वेट मैंने कर दिया 3, इसका कर दिया 61, क्योंकि इसमें मैं मान रहा हूं बिटवीन स्टडी वेरिएशन है ही नहीं, एक ही है। तो कई बुक्स में ये भी कहा गया है कि फिक्स इफेक्ट का नाम एक्चुअली में कॉमन इफेक्ट ज़्यादा सही है। कॉमन इफेक्ट का मतलब ये चीज़ तो है कॉमन सब में, और जो माइनर वेरिएशन है वो सैम्पलिंग की वजह से है। तो जो हायर स्टडी होगी उसका वेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। रैंडम में ऐसा नहीं होता, रैंडम में चीज़ें कुछ बदलती हैं। वो क्या बदलता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।